नमस्कार साथियों, DLED 4th सेमेस्टर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, इसको समझने पूर्व हम समलंब के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं समलंब क्या है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें केवल दो समांतर भुजाएं होती हैं और अन्य दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक ज्यामितीय आकृति है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा असमान होती हैं। जैसा कि हम उक्त चार चित्रों को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन चारों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें तो हम देखते हैं कि ऊपर की भुजा और नीचे की भुजा समांतर तो है परंतु बराबर नहीं है। अतः ऐसे चतुर्भुज को जिनके आमने सामने की भुजा समांतर तो हो परंतु बराबर न हो उसे समलंब कहते हैं। अब हम देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, आइए पहले हम इसके क्षेत्रफल का सूत्र निकालें। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र के बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। पार्श्विक चित्र समलंब ABCD को देखिए। इस चतुर्भुज में AB समांतर DC तथा AD और BC असमांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं AB और DC में से किसी एक भुजा को समलंब का आधार कहते हैं। इन समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को समलंब की ऊंचाई कहा जाता है। चित्र में इस ऊंचाई को AN बराबर CM बराबर H से प्रदर्शित किया गया है। हम देखते हैं कि विकर्ण AC द्वारा समलंबी क्षेत्र ABCD को दो त्रिभुज की क्षेत्र ABC तथा ACD में बांट दिया गया है। अब हम इसे समझते हैं। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र में एक चतुर्भुज है जो ABCD है। अब आधार AB और DC, दो जो इस चतुर्भुज की रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम भुजा AB पर C से एक लंब डालते हैं जो AB को M बिंदु पर काटती है। CM को मिलाते हैं। यह इस समलंब की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। समलंब का आधार AB है जिसे हम B1 से प्रदर्शित करते हैं और इस AB आधार के समांतर भुजा DC है जिसे हम B2 से प्रदर्शित करते हैं। अब हम AC को मिला देते हैं जो कि यह इस समलंब का विकर्ण है। AC को मिलाने के पश्चात हम देखते हैं कि यह समलंब दो भागों में बढ़ जाता है। पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ACD। हमें इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग ही इस समलंब का क्षेत्रफल होगा। अब आइए देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। दोनों को हम लोग को जोड़ना है। तो पहले देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम देखते हैं आधार AB को हम B माने हैं, ऊंचाई CM को H माने हैं। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 B1 गुणे H। ऐसे ही त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज के लिए आधार
सी डी है। इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ए एन है जो कि सी एम के बराबर है यानी एच है, और आधार की जो लंबाई है वो B2 है। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 गुणे H। अब हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 गुणे H प्लस 1/2 B2 गुणे H। अब दोनों में हम ध्यानपूर्वक देखें तो 1/2 H कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 H। यह इस समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हो गया। एक दूसरी विधि से भी हम लोग इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें भी देखिए। अब दूसरी विधि द्वारा हम कैसे देखेंगे। मोटे कागज का पर समलंब ए बी सी डी को काटकर इसी के बराबर एक और समलंब ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश को काट लिया जाए। जैसा कि आप चित्र देखते हैं, इस चित्र में जो देख रहे हैं समलंब ए बी सी डी है, इसी के जैसा एक समलंब हम लोग ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश काट लेते हैं। अब निम्नांकित चित्र के अनुसार दोनों को एक दूसरे के पास उलट कर इस प्रकार रखें कि बिंदु सी डैश बिंदु डी पर तथा बिंदु डी डैश बिंदु सी पर पड़े। जैसा कि आप तीसरा चित्र देख पा रहे हैं। उपर्युक्त चित्र को देखकर अब हम लोग इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित संगत ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो आधार इसका हो जाएगा उधर ए बी और इधर ए बी, तो हो जाएगा 1/2 A1 प्लस A2 गुणित संगत ऊंचाई जो कि हम लोग H मानते हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इन दोनों प्रकार से हम लोग समलंब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र प्राप्त किए हैं। अब हम कुछ उदाहरण द्वारा जो समलंब है इसके क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। उदाहरण 1, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। यानी जो समांतर भुजा है वो एक 15 मीटर है, एक 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 B1 प्लस B2 गुणे H, जहाँ B1 15 मीटर, B2 8 मीटर और H 12 मीटर है। अतः A बराबर 1/2 15-8 गुणे 12 मीटर बराबर, इसको हल करेंगे तो हम लोग प्राप्त होगा 138 स्क्वायर मीटर। उदाहरण 2 भी देखते हैं। ऊंचाई 3 सेमी वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेमी स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेमी है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसमें हमें 3 चीज़ें दी है। ऊंचाई H पता है, क्षेत्रफल पता है और समांतर चतुर्भुज की जो समांतर भुजा है वो पता है, एक भुजा की लंबाई। अब हम लोग इसको सूत्र में रखेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 गुणे H, जहाँ क्षेत्रफल 12 सेमी H 3 सेमी है। तो हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो इधर से 2 क्षेत्रफल के पास चला जाएगा और H नीचे चला आएगा। तो B1 प्लस B2 बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा H मान रख देंगे और हमको जो प्राप्त होगा वो होगा 8 सेमी B1 प्लस B2। परंतु B2 बराबर 3 सेमी ये पहले से ही दिया है, अतः B1 बराबर 8 सेमी ऋण 3 सेमी बराबर 5 सेमी। अतः समलंब की दूसरी भुजा की जो लंबाई होगी वो 5 सेमी होगी। अब इसके कुछ मूल्यांकन प्रश्न हैं जिसको आप हल करेंगे। अब अगला टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध तथा क्षेत्रफल।
अब वृत्त की परिधि के बारे में, उसके व्यास के बारे में और उसके क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रिलेशन इन सर्कम्फरेंस एंड डायामीटर ऑफ सर्किल एंड इट्स एरिया। अब इस चित्र को आप देखिए, पहले चित्र को देखिए। पहले चित्र के हिसाब से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, इस प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। जैसा कि पहला प्रश्न है, वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? तो आप जैसा इस चित्र में देख पा रहे हैं वो इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। वृत्त की त्रिज्याओं के नाम बताइए। इस वृत्त में 3 त्रिज्या दिख रही है, जो है OA, OB, OC, ये तीनों त्रिज्याएं दिख रही हैं। वृत्त का व्यास बताइए। वृत्त का व्यास आप देख रहे हैं AB एक सीधी रेखा है जो O बिंदु से जाती है, यानी केंद्र से जाती है, अतः AB इस वृत्त का व्यास होगा। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध बताइए। इस चित्र को देखकर आप समझ रहे होंगे कि OB और OA त्रिज्या है और AB व्यास है, तो AB बराबर AO प्लस OB, दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 2OA बराबर 2R, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यदि वृत्त की त्रिज्या R हो तो वृत्त का व्यास R के पदों में व्यक्त कर दिए। व्यास बराबर 2R। यदि वृत्त का व्यास D है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? व्यास D है तो त्रिज्या R बराबर D/2। अब हम इसको एक क्रिया विधि से समझें, क्योंकि हमको वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध निकालना है, तो हम इसको एक क्रिया विधि से समझेंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से दफ्ती पर 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। कैंची की सहायता से वृत्ताकार पटल को काट लीजिए। टेप अथवा धागे की सहायता से वृत्ताकार पटल की परिधि को नापिए। नापने पर वृत्त की परिधि 22 सेमी लगभग आएगा और वृत्त का व्यास 7 सेमी आएगा। इस प्रकार वृत्त की परिधि और व्यास में अनुपात लगभग परिधि बटे व्यास बराबर 22/7 बराबर 3.14 लगभग होता है। इस प्रकार उपरोक्त प्रयोग से 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला है, वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात सभी वृत्तों के लिए लगभग एक ही समान होते हैं, चाहे इनकी माप कुछ भी क्यों न हो। इसका मतलब ये है कि वृत्त या तो छोटा हो या बड़ा हो, परंतु उसके परिधि और उसके व्यास का अनुपात स्थिर होता है, जिसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। परिधि बटे व्यास से प्राप्त संख्या जो सभी वृत्तों के लिए लगभग एक ही होती है, उसका मान लगभग 3.14 होता है। जैसा कि हम लोग अभी पीछे देखे हैं कि परिधि बटा व्यास बराबर 22/7 बराबर 3.14। इस अनुपात को यूनानी भाषा के वर्णाक्षर पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। यह अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, परंतु गणना हेतु इसका मान परिमेय संख्या 22/7 के लगभग लिया जाता है। पाई का शुद्धतम मान 4 अंक तक 3.1416 तक होता है। इसका मान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। अब आइए हम लोग देखें। अतः पाई को एक संकेत मानक परिधि व व्यास तथा परिधि व त्रिज्या के संबंध निम्नलिखित है। यदि एक वृत्त की परिधि C तथा उसका व्यास D है तो C बराबर पाई D या D बराबर C बटा पाई, अर्थात कह सकते हैं परिधि बराबर पाई गुणित व्यास या व्यास बराबर परिधि बटे पाई या परिधि बटे व्यास बराबर पाई। यदि एक वृत्त की परिधि C तथा उसकी त्रिज्या R है तो C बराबर 2 पाई R बराबर R बराबर C बटे 2 पाई। आप इसको समझ रहे हैं ये कैसे है। अब इस बहुत छोटा टॉपिक है, इसके मूल्यांकन प्रश्न है, इसको आप लोग हल करिए। अब हम लोग देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। इसको समझ लीजिए कि क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकला है। ये भी 5 मिनट का टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिए फिर आप करिएगा। ये वृत्त आप देख रहे हैं, वृत्त को लगभग 16 भागों में विभाजित किया गया है।
एक फाके के रूप में ये दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ये एक फाके के रूप में दिखाई दे रहा है। इस फाके को हम लोग एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ मुँह करके रख देते हैं। तो ये अभी 16 खंडों में विभाजित है। जब इसको और छोटा किया जाएगा तो ये 32 खंडों में विभाजित हो जाएगा। और इसको ऐसे सजा लिया जाए जैसा कि आप ये पहला चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार से सजा लिया जाए तो यह एक आयत के रूप में हम लोग को दिखेगा। और अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये लंबाई और चौड़ाई अगर इस आयत की देखी जाए तो जो लंबाई इसकी होगी इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। आप समझ रहे हैं, ये लंबाई, क्योंकि ये वृत्त का जो फाका है उसी को हम लोग लगाए हैं, तो यह इसकी त्रिज्या के बराबर होगी वृत्त की ये आयत की लंबाई। इसकी चौड़ाई क्या होगी, देखिए चौड़ाई ये वृत्त ही है जो चारों तरफ ऊपर नीचे लगाया गया है, तो ये 2πr के बराबर है, यानी वृत्त की परिधि के बराबर इसके दो ऊपर और नीचे जो चौड़ाई दिया गया है ये वृत्त की परिधि के बराबर है। तो चूँकि सिर्फ लंबाई निकालना है इसलिए इसमें 2 का भाग हम लोग दे देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा परिधि में 2 का भाग दे देंगे तो ये लंबाई निकल जाएगी और त्रिज्या r है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 वृत्त की परिधि गुणित r बराबर 2πr गुणे r। अब r 1/2 2πr, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, πr गुणे r बराबर πr² होगा। तो इस प्रकार से जो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वो πr² प्राप्त हो जाता है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणित त्रिज्या स्क्वायर। अब ये मूल्यांकन प्रश्न है, इसको आप लोग हल करिए, और अगर जो कुछ भी नहीं समझ में आए आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा, हम बताते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो देखेंगे वो घन और घनाभ देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।